मैं नरेंद्र सिंह चौहान वासुदेव एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एकेडमिक की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं गाउस के नियम की और क्या कहता है गाउस का नियम। पर उससे जानने से पहले हमें फ्लक्स के बारे में जानना होगा कि फ्लक्स क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। फ्लक्स जिसको डिनोट किया जाता है फाई से, मात्रक होता है इसका वेबर, मात्रक होता है इसका वेबर। अब फ्लक्स क्या होती है, फ्लक्स के बारे में जानकारी देखते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में निकलने वाली, किसी चुंबकीय क्षेत्र में निकलने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जितनी भी लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स। और अब इसी के बेस पे हम पढ़ते हैं गाउस के नियम पे। तो देखिएगा, लिखते हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम, गाउस का नियम दो स्टेटमेंट देता है। क्या क्या है उसके स्टेटमेंट? तो सबसे पहले हम उसके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है उसका कि फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट इसका ये होता है, वो होता है फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशंस ऑफ E डॉट ds, जहां E क्या होता है? E होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या जिसको बोला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ds यहाँ पे क्या होता है? ds होता है अल्पांश, अल्पांश पृष्ठ, अल्पांश पृष्ठ या अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल, पार्शियल एरिया। यानी बात करते हैं गाउस के नियम ने दो स्टेटमेंट दिए, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और दूसरा है फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशंस क्लोज इंटीग्रेशंस E डॉट ds, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी लैंग्वेज की। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो गाउस का नियम लगता है वो हमेशा बंद पृष्ठ पे लगता है, यानी कि काल्पनिक बंद पृष्ठ पे। हमेशा पृष्ठ कैसा होना चाहिए? काल्पनिक बंद पृष्ठ होना चाहिए। यानी क्लोज अगर आपका क्लोज अगर सरफेस होगी तब ही हम क्या करते हैं? गाउस के नियम को अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अब इसका स्टेटमेंट की बात करें, इसका स्टेटमेंट कैसे देंगे? तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिएगा, इसकी लैंग्वेज इसी फॉर्मूले से बनानी है अपने को कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, मैंने क्या बोला है? किसी ये तो आएगी क्योंकि ये कंडीशन है, गाउस के नियम की क्या है? ये कंडीशन है और किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसकी लैंग्वेज बनाते हैं। तो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान, किसका मान? निर्गत फ्लक्स का मान वो किसके रेशियो के इक्वल है? वो दोनों रेशियो है, एक तो है आवेश और एक है एप्सिलॉन नॉट। तो वापस रिपीट करता हूं, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। रिपीट कर रहा हूं वापस, मैंने बोला किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस काल्पनिक बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। सेकंड जो बात आ जाती है वो स्टेटमेंट, इसकी बात करते हैं। फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशंस ऑफ E डॉट ds। तो इसकी लैंग्वेज में बात करते हैं। लैंग्वेज वही रहेगी, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत फाई क्या होता है? फ्लक्स, जिसका मात्रक क्या होता है? वेबर। तो मैं बात करता हूं किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत
फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बंद समाकलन के बराबर होता है। रिपीट कर देता हूं, देखिएगा क्या बोलेंगे अपन, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बंद समाकलन के बराबर होता है। यहां तक मैंने आपको गाउस का नियम बता दिया है। ये गाउस के नियम का दो स्टेटमेंट है, phi इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दूसरा है phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, वेयर E इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds इज इक्वल टू पार्शियल एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे की। आगे आ जाता है द्विध्रुव। द्विध्रुव किसे कहा जाता है उसकी बात करते हैं। तो लिखते हैं द्विध्रुव, जिसको बोला जाता है डाइपोल। क्या बोला जाता है? डाइपोल। अब द्विध्रुव क्या होता है उसकी बात करते हैं। द्विध्रुव होता है कि जब विपरीत आवेश समान परिमाण के, यानी कि एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दो समान आवेश अगर एक दूसरे के बहुत पास पास रखे हुए हो, निकट रखे हुए हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि मैंने बोला एक पे आवेश है माइनस क्यू और एक पे आवेश क्या है? प्लस क्यू, यानी परिमाण दोनों का क्या है? समान। यानी समान परिमाण के दो आवेश यदि पास पास रखे हो या निकट, एक दूसरे के निकट रखे हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विध्रुव कहा जाता है। द्विध्रुव कहा जाता है। और द्विध्रुव में ध्यान रखिएगा, द्विध्रुव में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा हम क्या लेते हैं? 2a। द्विध्रुव के बीच की जो दो आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम कितना लेते हैं? 2a लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण को हम करते हैं डिनोट, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और डिनोट किया जाता है इसको P से। और P क्या कहता है? P कहता है कि जो द्विध्रुव में जो आवेश हैं, आवेश क्या है? Q, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a। तो उनके मल्टीप्लीकेशंस को ही हम क्या कहेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या कहेंगे कि द्विध्रुव में उपस्थित आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a के गुणनफल के बराबर होगी। क्या? द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण की हमने बात कर ली। द्विध्रुव किसे कहते हैं कि दो आवेश बहुत पास पास रखे हो और उसको बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2a होती है। तो अब नेक्स्ट इसी के ऊपर, द्विध्रुव के ऊपर ही हम बल फोर्स कैलकुलेट करते हैं, और बल आघूर्ण इसको हम बोलते हैं टॉर्क, और टॉर्क हम कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम सम विद्युत क्षेत्र में, सम विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण, ये हमें कैलकुलेट करना है। एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर का, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस तरीके से हम एक कोई सम विद्युत, यानी जहां पे विद्युत क्षेत्र इक्वल है और वहां पे एक द्विध्रुव रखा हुआ है, और उस द्विध्रुव से हमें क्या कैलकुलेट करना है, उस द्विध्रुव के कारण कितना फोर्स अप्लाइड, फोर्स कैलकुलेट होगा और कितना टॉर्क जनरेट होगा। तो हम बात करते हैं इसकी। तो सम विद्युत क्षेत्र है, तो ये लीजिएगा सम विद्युत क्षेत्र, ये हमने ले लिया सम विद्युत क्षेत्र। सम विद्युत क्षेत्र में हमने एक द्विध्रुव को रख दिया, यानी वो देखो अभी मैंने बताया था आपको माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। नाम दे देते हैं ए, बी
यहां से मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूं, तो ये नाम दे देंगे अपन C। एंगल है, कितना एंगल है थीटा, ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहां से हमें फोर्स कितना जनरेट हो रहा है ड्यू टू डाइपोल, तो हम वो बात करते हैं। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। A और B पे क्या रखा हुआ है, एक द्विध्रुव रखा हुआ है। A और B पॉइंट के बीच में क्या रखा हुआ है, एक द्विध्रुव रखा हुआ है। तो अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले टॉर्क क्या होता है। टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क होता है बल इनटू बल के बीच की बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखिएगा यहां पे एक फोर्स अप्लाइड होगा इस चार्ज के कारण, और वो कितना होगा F = QE। और यहां पे एक फोर्स जनरेट होगा और उसको माइनस चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा -QE। अब बोलेगे सर F = QE कहां से आ गया, मैंने आपको याद रखो तो बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है F/Q0। ठीक है, तो यहां से F = क्या आ जाएगा QE। ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, F ऑलवेज फोर्स कितना होता है ड्यू टू चार्ज QE होता है। तो मैंने यहाँ पे भी इसी तरीके से लिख दिया है कि B पॉइंट पे F = क्या हो जाएगा QE ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द फोर्स विल बी F = -QE। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क यहाँ पे क्या होता है, बल आघूर्ण बोलते हैं जिसको, टॉर्क को क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण = क्या होता है, बल इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दो बल कौन कौन से हो गए, ये बल हो गया एक और ये बल हो गया। इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये वाली होगी। भाई एक फोर्स ऊपर है इस साइड में लग रहा है, एक फोर्स इस साइड में, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये हो गई, यानी BC हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूं टो, और बल मेरे पास में कितना है F * दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। अभी बताई मैंने लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी BC। अब हमें BC को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम BC को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे चाहिए ये वाला, मुझे पता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a। अभी मैंने बताया था द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है 2a होती है। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास में एक चीज ये दे रखी है, तो मैं ले लेता हूं sin थीटा, यानी कि मैंने लिया ट्रायंगल ABC में sin थीटा, और sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। तो sin थीटा लंब क्या है, लंब है मेरे पास में BC, और कर्ण क्या है, कर्ण ये वाला 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है कर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण मैंने ले लिया, तो कितना हो जाएगा AB। और AB की वैल्यू कितनी है, द्विध्रुव की वैल्यू कितनी है 2a। ठीक है, तो sin थीटा बोल सकते हो आप इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, इस तरीके से। तो sin थीटा BC, AB की वैल्यू लिख दी मैंने 2a, तो यहां से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a sin थीटा। क्या ये BC की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं क्या, तो समीकरण अगर 1 में रखूंगा तो क्या होगा, देखिएगा BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में अगर रखूंगा तो देखिएगा टो बराबर क्या हो जाएगा, टो F = क्या है, चलिएगा एक बार ऐसे लिख देते हैं F = BC की वैल्यू पुट की, क्या आई है 2a sin थीटा, लिख दिया मैंने 2a sin थीटा। ध्यान दीजिएगा अभी मैंने बताया था आपको फोर्स दैट इज QE, F = QE वैल्यू पुट कर सकता हूं, F = क्या है QE है, तो यहाँ पे टो = क्या हो जाएगा QE * 2a sin थीटा। इस तरीके से आ गया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण, और उसकी वैल्यू P = क्या थी Q * 2a। तो देखिएगा ये Q है, ये 2a है, क्या ये P बना कि नहीं बना, चूंकि हमें पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है P, जिसको डिनोट करते हैं Q * 2a, और Q * 2a है तो मैं क्या लग सकता हूं PE sin थीटा।
और PE sin थीटा, अगर मेरे पास में sin थीटा है और इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो कैसे लिखूंगा, टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E। काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण PE sin थीटा या P क्रॉस E होगा। तो हमें इस तरीके से ये पूरा डेरिवेशन करना है। यहाँ पे थ्योरी आपको लिखनी होती है कि किसी समविद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव AB रखा है जिनके बीच की दूरी 2a है। A पर आवेश प्लस Q है जिसके कारण बल F इजिकल टू QE उत्पन्न हो रहा है, जनरेट हो रहा है, और A बिंदु पर माइनस Q आवेश के कारण F जो दैट इज माइनस QE उत्पन्न जनरेट हो रहा है। हमें द्विध्रुव के कारण बल ज्ञात करना है तथा बल आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, फिर इस तरीके से ये डेरिवेशन हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे मैं कैलकुलेट करता हूं द्विध्रुव जो डाइपोल होता है उसके कारण दो तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। आज एक करवा देता हूं, नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और करवा देंगे। आज मैं बात करूंगा द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमें ज्ञात क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण से, द्विध्रुव के कारण से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे डिनोट किया जाता है, E से डिनोट किया जाता है, यानी E कैलकुलेट करना है। देखिएगा द्विध्रुव है तो ये मेरे पास में देखो एक डाइपोल है, लिख दिया मैंने, नाम दे दिया A B, इसको मैंने, इस पे चार्ज कितना है माइनस Q, यहाँ पे चार्ज कितना है प्लस Q। ये मेरे पास में क्या है, डाइपोल है। आज हम बात करेंगे अक्ष पे, कल हम बात करेंगे निरक्ष पे। निरक्ष पे मतलब लंबवत, कल की क्लास में बताऊंगा मैं। आज अक्ष पे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ये हो गया इसका अक्ष इस साइड में, एक्स एक्सिस के साइड में। ये मेरे पास में इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है, यानी कि यहाँ का अगर मैं मिड पॉइंट लूँ तो मिड पॉइंट O हो जाएगा। यहाँ से मिड पॉइंट है तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सॉरी इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। अक्ष पे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी कोई बिंदु P है जहां पे हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी मध्य बिंदु से R डिस्टेंस पे कोई बिंदु P रखा हुआ है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है द्विध्रुव के कारण। तो वापस इसकी लैंग्वेज बोलता हूं, एक बार ध्यान से समझिएगा। माना कोई द्विध्रुव डाइपोल AB है जिसके मध्य की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। देखिएगा ये सबसे पहले कौन सा चार्ज है, माइनस Q। तो देखिएगा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है ध्यान दीजिएगा, डिनोट करते हैं हम E1 से, और E1 क्या होगा, वो हो जाएगा, आपको मैंने बताया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने जब प्रीवियस आपको वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, KQ/R²। तो यहाँ पे आवेश है माइनस Q, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ/R²। तो KQ, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, क्योंकि माइनस Q बिंदु तो A बिंदु पर रखा हुआ है, तो KQ/R²। तो R यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी। तो देखिएगा ये दूरी तो हो गई A, यहां से आगे की दूरी कितनी हो गई R, यानी कहने का मतलब डिस्टेंस कितनी है, A + R।
बात समझ में आ रही है? या आर प्लस ए, एक ही बात है। तो मैंने लिख दिया आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये मेरे पास में हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से यहां पे बात करता हूं तो देखिएगा प्लस क्यू, पहले तो माइनस क्यू के कारण तो ए प्लस आर डिस्टेंस आ गई थी, अब ले लेता हूं इसके कारण निकाल दे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अब इस बिंदु आवेश के कारण निकाल देता हूं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है देखिएगा, मैं लिख देता हूं E2 वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से देखिएगा यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है, फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो टोटल यहां से यहां तक R है, और अगर R में से मैं A माइनस कर दूं तो क्या यहां से यहां तक की नहीं आएगी क्या? रिपीट कर रहा हूं, मुझे कैलकुलेट करना है यहां से, क्योंकि बिंदु B पर रखा हुआ है Q, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब मुझे अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस दे रखी है यहां से, तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की आ जाएगी, यानी R में से A को माइनस करना है, यानी फॉर्मूला तो वही रहेगा KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। भाई सीधी सी बात है, आप ये समझिएगा कि अगर दो बल्ब रखे हैं, ठीक है, मेरे पास में दो बल्ब रखे हैं, मैं पूछ रहा हूं इसके कारण कितनी रोशनी आ रही है यहाँ पे, और मैं पूछ रहा हूं इसके कारण कितनी रोशनी आ रही है यहाँ पे, तो मैं क्या बताओगे सर कि जो इसके कारण रोशनी आएगी यहाँ पे, इसके कारण रोशनी से ज्यादा आएगी, इसमें इससे ज्यादा रोशनी इससे आएगी। भाई दो बल्ब है, ये वाला बल्ब है और एक ये वाला बल्ब है, देखिएगा वापस समझिएगा, एक बल्ब ये है एक बल्ब ये है, इस बल्ब से रोशनी ज्यादा आएगी क्योंकि ये इसके पास में है, इस बल्ब से रोशनी क्या होगी, कम आएगी। मतलब कहने का मतलब वही है कि इंटेंसिटी इसकी ज्यादा रहेगी और इसकी कम रहेगी। मुझे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है पॉइंट P पे, तो क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा। तो लिखता हूं मैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, E क्या आ जाएगा, किस में से क्या माइनस होगा, इसमें से, क्योंकि इसकी ज्यादा आएगी और इसकी कम आएगी, इसकी क्या निकालिए E2 और इसकी क्या है E1, तो E2 माइनस E1। बात समझ में आएगी नहीं आई? अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो समीकरण 1 है और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, यहाँ से वैल्यू पुट करनी है और इसको आगे लेके चलना है, क्योंकि E2 की जो इंटेंसिटी होगी, कॉमन सी बात है, क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू E1 के। तो यहाँ से मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो देखिएगा क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू, E2 की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। कॉमन क्या चीज आ रही है वो देख लेते हैं, KQ को कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो देखिएगा KQ बाहर आ गया, यहाँ पे हो गया R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस R1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम जैसे लूंगा तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू KQ R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। यहां से जैसे लूंगा तो क्या आ जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस ही और ये बच जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करता हूं, ऊपर वाले को मैं ओपन कर देता हूं तो देखिएगा क्या आता है, E इज इक्वल टू, नीचे वाला स्टेप वापस लिख देता हूं एक बार, KQ R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर और R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं तो देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको मैं ओपन करता हूं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR या 2R है, ये माइनस है तो ये माइनस और ये अंदर वापस इसको ओपन कर देता हूं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR। करने में तो एक साथ ही कर सकता था, पर मैं अभी बताने के लिए आपको इसको थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ। नीचे R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ क्या हो जाएगा, KQ
देखिएगा, ये इसको ओपन कर देता हूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन, यहां पे देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। और अगर इसको मैं देखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रखा हुआ है। भाई सीधी सी बात है, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, इसको मैं इसकी हेल्प से कैसे लिख सकता हूं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर दोनों में स्क्वायर आ रहा है तो मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। देखिएगा ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बना, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2ar और 2ar कितना हो गया 4ar, और नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बढ़ता हूं, अब मुझे ये बताइएगा r ज्यादा है या a ज्यादा है, यहां पे r ज्यादा है एज कंपेयर टू a, तो मैं लिख दिया r इज ग्रेटर देन a, और जैसे ही मैंने लिखा तो क्या हो गया E इज इक्वल टू के क्यू, ये 4ar अपॉन r ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म्स तो नेगलेक्ट हो जाएगी, और ये वाली टर्म्स अगर नेगलेक्ट हो जाएगी तो r स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा r4। जैसे ही ये r4 हुआ तो r से ये कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू क्या हो गया के क्यू अपॉन 4a अपॉन r क्यूब। 4a को मैं ब्रेक करता हूं, कैसे करूंगा, E इज इक्वल टू के क्यू, ये 2 इंटू 2a अपॉन r क्यूब। देखिएगा Q इंटू 2a क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, तो ये Q इंटू 2a क्या हो गया P हो गया, तो ये हो गया 2 को आगे ले लिया मैंने 2k, और इसको मैंने क्या लिख दिया P अपॉन r क्यूब। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी कैलकुलेट हो गई है, वो हो गई है 2kp अपॉन r क्यूब। ये काफी बार एग्जाम्स में बड़े क्वेश्चनों के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट होती है वो हम ज्ञात करेंगे। आप इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।